Hi everyone, welcome to A Mishra classes. I've already posted 3 videos on income tax and hope those videos may have proved helpful. I observed that syllabus of custom duty is not so lengthy. So I'm covering custom duty first and then I will cover income tax in my remaining videos. Your comments and likes really motivates me. So please like and subscribe the channel so that you can watch the new videos, and please share so that it can have wider reach to all professional students and it may prove helpful to them. Here I am going to start custom duty. The first chapter is Introduction to Custom Duty. Custom duty is an indirect tax and levied on import of goods into India and export of goods out of India. टैक्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, उसका क्लासिफिकेशन दो पार्ट में है. एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो डायरेक्टली इनकम पे लगता है, एक पर्सन की इनकम पे डायरेक्टली लगता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो डायरेक्टली उस पर्सन की इनकम पे तो नहीं लग रहा, पर उसका बर्डन जो है वो किसी थर्ड पर्सन पे शिफ्ट होता है और जो पर्सन जिसके माध्यम से वो शिफ्ट हुआ है उसे कलेक्ट करेगा उस टैक्स को और फिर वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा. मतलब यहाँ पे जो बर्डन है टैक्स का वो उस पर्सन पे नहीं है जो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करेगा, बल्कि वो किसी थर्ड पर्सन पे है. इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. जो इनडायरेक्टली हिट करता है किसी एक पर्सन को वो टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स. और कस्टम ड्यूटी डील करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कमिंग टू इंडिया एंड गोइंग आउट ऑफ इंडिया. तो कस्टम ड्यूटी क्या है? कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स and is levied on import of goods into India and export of goods out of India. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं वो कस्टम ड्यूटी को बनाने की, वो पावर्स मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एंट्री नंबर 83 लिस्ट 1. द पावर टू लेवी द कस्टम ड्यूटी is conferred by entry number 83 of list 1 of Constitution of India. कस्टम लॉ को समझने के लिए जरूरी है कि हम जानें कि व्हाट इज कस्टम एक्ट 1962, द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, रूल्स अंडर द कस्टम एक्ट, कस्टम नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स एंड कस्टम मैनुअल 2001. कस्टम एक्ट क्या है, कब बना? द कस्टम एक्ट 1962 ये कंसोलिडेटेड एक्ट है जो डील करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे. द कस्टम एक्ट 1962 इज अ कंसोलिडेटेड एक्ट डीलिंग विद इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट बाय एयर, वाटर एंड लैंड रूट. It extends to the whole of India, including the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. 31 अक्टूबर 2019 के पहले ही ये डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती थी, It extends to the whole of India except the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. पर 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 और रूल 35A अबॉलिश कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया. अब कस्टम एक्ट 1962 जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पर भी एप्लीकेबल है. इसीलिए इस लाइन को मॉडिफाई कर दिया गया और अब ये लिखा जाता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. व्हाट थिंग एक्सटेंड्स? कस्टम एक्ट. द कस्टम एक्ट 1962 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. वैसे तो कस्टम एक्ट का मेन पर्पस है रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि टैक्स कलेक्शन, पर ये यहीं पे लिमिटेड नहीं है. इसका और भी पर्पस है. वो पर्पस है स्मगलिंग को रोकना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज,
प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फ्रॉम डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है कि किसी कंट्री में कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है लोअर रेट्स पे, और वो आके इंडिया में उस प्रोडक्ट को डंप करते हैं, यानी कि वो यहाँ पे लेके आते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं भारी मात्रा में। हमारे देश में वो इम्पोर्ट होता है। अब इंडियन इंडस्ट्री बना रही है, मान लीजिए उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में, और बाहर का वो प्रोडक्ट अवेलेबल है 90 रुपीज़ में। तो क्या होगा, इंडियन इंडस्ट्रीज इस स्टिफ कॉम्पिटिशन में लॉस बेयर कर सकती हैं, उनको डैमेज हो सकता है। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करता है हमारा कस्टम एक्ट 1962, रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल दो द मेन पर्पज ऑफ द एक्ट इज रेवेन्यू कलेक्शन, but it has many other purposes such as prevention of smuggling, conservation of foreign exchange, protection of Indian industry from dumping, and regulation of import and export. It also covers provision relating to levy, assessment, collection, import, export procedures, warehousing, duty drawback, baggage, adjudication, appeal, review, revision, refund, penalties, confiscation, seize, arrest, etc. The Custom Tariff Act 1975। टैरिफ का मतलब होता है रेट्स, और किसी चीज का रेट का निर्धारण करने के लिए जरूरी है कि हम किसी गुड्स के डिस्क्रिप्शन को जानें, उसके क्लासिफिकेशन को जानें, क्योंकि एक स्थायी रेट, एक फिक्स रेट हर गुड्स पे नहीं लगाया जा सकता, उसका अलग अलग रेट होता है। तो क्या है, कहता है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, इट डील्स विद द गुड्स, इट्स डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड रेट्स ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। यानी गुड्स किस क्लास में फॉल करेंगे, किस डिस्क्रिप्शन में फॉल करेंगे, और उन पे क्या रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी, इस चीज को समझाता है हमको कौन, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। तो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 डील विद द गुड्स, इट्स डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड रेट्स ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, कस्टम तो उस पर एप्लीकेबल होता है। तो टैरिफ एक्ट यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी और डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किस पे एप्लीकेबल होगा, दोनों पे एप्लीकेबल होगा। तो जब दोनों पे एप्लीकेबल होगा तो दो शेड्यूल्स भी होंगे। तो कस्टम टैरिफ एक्ट के दो शेड्यूल्स हैं। इट कंटेन द फॉलोइंग टू शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 known as import tariff. This deals with two goods liable to import duty of custom. Schedule 2 known as export tariff. This deals to goods liable to export duty of custom. शेड्यूल 1 जो है वो इंपोर्ट टैरिफ है। इंपोर्ट टैरिफ का मतलब होता है कि इंपोर्ट होने वाले गुड्स को क्या डिस्क्रिप्शन होगा उनका, क्या क्लासिफिकेशन होगा उनका, और कौन सी रेट्स ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी उन पे लगेंगी, ये कहाँ पे डिफाइंड है, शेड्यूल 1 इंपोर्ट टैरिफ ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। एक्सपोर्ट होगा गुड्स, तो उनका क्या डिस्क्रिप्शन होगा, क्या क्लासिफिकेशन होगा, क्या रेट्स ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी होंगे, ये कहाँ पे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है शेड्यूल 2 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। Custom Tariff Act also make provisions for levy of other duties like additional duty of custom. बेसिक कस्टम ड्यूटी तो यहाँ लगता ही लगता है, साथ में कह रहे हैं अगर कोई एडिशनल ड्यूटी भी लगनी है ना तो वो भी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में डिफाइंड होगा। मैंने पहले ही बोला है टैरिफ का मतलब होता है रेट, तो सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, ड्यूटीज, ये सब सारी चीज़ें टैरिफ में होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर लेवी ऑफ अदर ड्यूटीज like additional duty of custom, also known as countervailing duty, that is CVD, preferential duty, anti-dumping duty and protective duty. Additional duty of custom, सरकार को लगता है कि BCD के अलावा हमको कुछ एडिशनल ड्यूटी भी लगानी चाहिए, तो वो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है, उसी को एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम बोलते हैं। प्रिफरेंशियल ड्यूटी, कुछ गुड्स हैं जो कि उन पे प्रेफरेंस रहती है गवर्नमेंट की, उन पे ज़्यादा बिक्री होती है,
तो गवर्नमेंट वहाँ पे प्रेफरेंशियल ड्यूटी लगाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब है कि अगर कोई कंट्री हमारे यहाँ लोअर रेट्स पे गुड्स को डंप कर रही है तो हमारी इंडियन इंडस्ट्री को उससे डैमेज ना हो, इसलिए वो उन आने वाले गुड्स पे क्या लगा देगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। उसके बाद होता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। तो इतनी चीजें डिफाइंड हैं कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। रूल्स अंडर द कस्टम एक्ट, कस्टम एक्ट के रूल बनाने की जो पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू मेक रूल्स। कुछ मेजर रूल्स की बात करें तो है कस्टम वैल्यूएशन रूल 2007। वैल्यूएशन मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप कैसे वैल्यूएशन करेंगे गुड्स का, कैसे उस पर ड्यूटी लगाएंगे, ये सारी चीजें डिफाइंड है कस्टम वैल्यूएशन रूल 2007 में। कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रूल 1995। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है जैसे एक्सपोर्ट किया तो अगर आप कुछ चीजें वहां पे प्रूफ कर सकते हैं तो आपकी जो एक्सपोर्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट इसलिए होता है एक्सपोर्ट ताकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में ज़्यादा आ सके। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि एक बार अगर आपने ड्यूटी पे करी है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं उस ड्यूटी का, तो उसे बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक में ये चीज़ डिफाइंड है। बैगेज रूल, अगर कोई टूरिस्ट इंडिया में आता है तो उसके बैगेजेस का कैसे मतलब उसका रखाव होगा, कब उसे वापस किया जाएगा, ये होता है बैगेज रूल 1998 में। कस्टम नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ इनकम टैक्स की क्लास में कि नोटिफिकेशन इशू करने का जो पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट एज वेल एज बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। Notification can be issued by the government as well as by Central Board of Excise and Custom और वो सब पे बाइंडिंग होता है, यानी कि वो अधिकारियों पे भी होगा, वो जनता पर भी होगा, वो ऑफिसर्स पे बाइंडिंग है और वो पब्लिक पे भी बाइंडिंग है। तो नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, दीज आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन। अभी जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस लेके आई या सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कोई नोटिफिकेशन लेके आया है जो कि सब पे बाइंडिंग है, तो वो एप्लीकेबल कैसे होगा, लोग उसे कैसे फॉलो करेंगे, उसको जो फॉलो कराने का जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे कैसे निभाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस और नोटिफिकेशंस इशू किए जाते हैं ताकि जिन लोगों को उसका पालन कराना है वो उसके प्रति इन क्लैरिफाइड रहे, उनको उनका जो उसके प्रति जो भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो उसके लिए सर्कुलर्स इशू होते हैं, क्लैरिफिकेशंस इशू होते हैं, नोटिफिकेशंस इशू होते हैं, जो कि कौन इशू करेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जिसको सीबीआईसी बोलते हैं। अब ये तो उन लोगों के लिए इशू किया गया जिनको वो रूल फॉलो करवाना है। तो ये सब पे बाइंडिंग, ये सर्कुलर क्लैरिफिकेशन सब पे बाइंडिंग नहीं होंगे। बाइंडिंग क्या है, बाइंडिंग तो नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन को एप्लीकेबल करवाना है, तो इसको जो लोग एप्लीकेबल करवाएंगे उनके समझ के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ सर्कुलर, कुछ नोटिफिकेशन इशू करता है डिपार्टमेंट, और यहाँ पे डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी। तो ये बाइंडिंग हो जाएगा उस कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पे, ना कि एसएससी या किसी कोर्ट पे। तो यहाँ पे लिखा है सर्कुलर क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन एक्सेट्रा issued by Central Board of Indirect Taxes and Custom. These are binding on the custom department and not on the SSC or any court. अब आप देखिए कस्टम एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम एक्ट, द कस्टम एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। अभी कस्टम एक्ट एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष पे कस्टम एक्ट एप्लीकेबल है। इंडिया सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 में डिफाइंड है।
इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि जो लैंड पार्ट है वो तो है ही इंडिया का, जो सी है उसमें कितना इंडिया है ये डिफाइंड होता है TWI यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में। तो इंडिया की क्या डेफिनेशन है? इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया? इट refers to that portion of the sea which is adjacent to the shores of a country। यानी कि समुद्र तट पे जमीन से जुड़ता हुआ जो समुद्र है, यानी कि समुद्र तट से लेके समुद्र का कुछ भाग, वो हम मानेंगे TWI यानी टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, समुद्र तट से लेके समुद्र का कुछ भाग, तो कितना भाग? 12 नॉटिकल माइल्स। तो क्या हो गया? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स इन इंडिया एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर। तो इंडिया क्या हो गया? कहते हैं कि बेस लाइन से सी में 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका TWI रहेगा और इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक रहेगा और उसमें अगर कोई बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक या टाइडल रिवर है तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स। It is very important question. 12 nautical miles from the baseline on the coast of India and includes any bay, gulf, harbor, creek or tidal river. 1 nautical mile equal to 1.853 किलोमीटर। बेस लाइन, अभी ऊपर बात हो गई कि 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। ये बेस लाइन क्या है? बेस लाइन इज अ लोअर वाटर मार्क अलोंग द कोस्ट। जहां तक पानी आता है, मिनिमम पानी आता है वहां तक, यानी कि समुद्र का पानी जहां तक मिनिमम आता है वहां तक हम मानेंगे कि वहां से बेस लाइन स्टार्ट होती है। तो बेस लाइन इज द लोअर वाटर मार्क अलोंग द कोस्ट। द आउटर बाउंड्री ऑफ TWI इज इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। और जब हम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया के यानी 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर निकलेंगे समुद्र की तरफ, तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया की। और इंटरनेशनल बाउंड्री के बाहर हाई सीज यानी कि गहरा समुद्र है। अब टेरिटोरियल वाटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? टेरिटोरियल वाटर्स का इंपॉर्टेंट ये है कि इंपोर्ट इज कंप्लीट एज सून एज गुड्स एंटर कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर्स। इंपोर्ट कंप्लीट माना जाएगा, यानी कि इंपोर्ट स्टार्ट हुआ है। कंप्लीट तो तब होता है जब वो पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड विद इन द कंट्री बन जाता है। तो इंपोर्ट इज कंप्लीट एज सून एज अ गुड एंटर द कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर जैसे ही यहाँ से जहाज यहाँ को क्रॉस करेगी तो इंपोर्ट कंप्लीट। इसी तरीके से जब जहाज टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करेगा, इंडिया की तरफ से गया ना, जब क्रॉस किया तो एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया। तो क्या बोला इन्होंने? Import is complete as soon as goods enter the country's territorial waters. Similarly, export is complete when goods cross the territorial waters. तो इसलिए ये important है TWI। Goods are deemed to be imported into India। हम goods को मान लेंगे कि वो इंडिया में import की गई if vessel enters the territorial waters of India। इसलिए जो वेसल भारत की तरफ नहीं आ रहे हैं या जिनको नहीं आना है वो कृपया टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने इसको क्रॉस किया तो हम क्या मानेंगे? डीम्ड टू बी इम्पोर्टेड। तो हम उसे डीम्ड इम्पोर्टेड मानेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है? गुड्स आर डीम्ड टू बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया इफ वेसल एंटर द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, देयरफॉर अ वेसल नॉट बाउंड टू इंडिया शुड नॉट एंटर दीज वाटर्स। तो इंपॉर्टेंस क्या है TWI का? TWI का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर शिप
TWI के बाहर जाएगी तो एक्सपोर्ट कंप्लीट है, अगर शिप TWI के अंदर आएगी तो डीम्ड इम्पोर्टेड है। ये लैंड है, ये 12 नॉटिकल माइल्स अगर आप देखेंगे ये शी है, ये 12 नॉटिकल माइल है, 12 नॉटिकल माइल, ये TWI की रेंज है। तो TWI कितना होता है? TWI होता है 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन एंड इंक्लूड एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर। इंपॉर्टेंस क्या है TWI का? इफ शिप क्रॉसेस TWI then the export is complete, and if the ship crosses TWI then it is deemed imported. This is very important. Indian custom waters. Indian custom water means the water extending into sea up to the limit of contiguous zone of India and include any bay, gulf, harbor, creek और tidal river. अब अगर आप ये नीचे वाला डायग्राम देखिए तो ये लैंड है और ये समुद्र है, दिस इज सी। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन टुवर्ड द सी इज टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ओके, अब इस 12 नॉटिकल माइल के बाहर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स जो एडिशनल 12 नॉटिकल माइल्स है इसको बोलते हैं कंटीजियस जोन। और जब हम 12 + 12 को जोड़ लेंगे यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाएंगे 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, यानी कि बेस लाइन से जब 24 नॉटिकल माइल्स जाएंगे तो वो होता है इंडियन कस्टम वाटर। तो आप फिर से पढ़िए क्या लिखा है? ICWA मीन्स द वाटर एक्सटेंडिंग इनटू सी अप टू द लिमिट ऑफ कंटीजियस जोन ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर। Why is contiguous zone important? Contiguous zone is important for security of India. इंडिया की सिक्योरिटी के लिए है ये contiguous zone. Indian and custom water cover both Indian territorial waters and contiguous zone. मैंने आपको बताया कि 12 नॉटिकल माइल जाएंगे तो TWI है और TWI से 12 नॉटिकल माइल आगे जाएंगे तो contiguous zone है, और दोनों को जोड़ लीजिए यानी कि 12 नॉटिकल माइल प्लस 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन यानी कि 24 नॉटिकल माइल, तो वो क्या है? इंडियन कस्टम वाटर है। द सिग्निफिकेंस ऑफ ICWA इज दैट इफ एनी पर्सन commits any offense in such area he can be arrested and his goods can be confiscated. अब अगर यहाँ पे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के लिए TWI इंपॉर्टेंट है, पर अगर शिप निकल गई यहाँ पे या यहाँ पे कोई इस एरिया में कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसकी जो गुड्स हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। कोई अनऑथराइज्ड वे में यहाँ अपनी शिप लेके आता है तो उसके गुड्स क्या होंगे? वो कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे। या कोई ऑफेंस यहाँ कमिट कर रहा है तो उसके गुड्स कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे। ये सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लाइन को पढ़िए, इंडियन कस्टम वाटर कवर्स बोथ इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एंड कंटीजियस जोन ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू 12 nautical mile from the baseline, where a contiguous zone extend to a further 12 nautical mile from the outer limit of territorial waters. Therefore, Indian custom water extends up to a 24 nautical mile from the baseline. The significance of ICW is that if any person commits any offense in such area, he can be arrested and his good can be confiscated. Contiguous zone is meant for security of India. Extension of Custom Act and Tariff Act to continental self and exclusive economic zone of India. Central government extended for limited purpose of prospecting for or extraction of mineral oil, including petroleum and natural gas. गवर्नमेंट ने कॉन्टिनेंटल सेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक कस्टम एक्ट को एक्सटेंड कर दिया, यानी उसकी एप्लीकेबिलिटी वहां तक कर दी है। अगर
प्रोस्पेक्टिंग ऑफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स के लिए इंक्लूडिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द कस्टम एक्ट एंड टैरिफ एक्ट टू कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया. What is continental shelf? Continental seabed and subsoil of the submarine area. कहते हैं जो seabed and subsoil of the submarine area है beyond TWI, कहते हैं कि जो जितना भी seabed है यानी कि समुद्र की तलहटी and subsoil of the submarine area, वो सारा का सारा जो TWI से भी आगे तक है वो सारा का सारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है. और ये कितना होगा? ये 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, यानी कि जो बेस लाइन है जहां से हमने TWI भी नापा, हमने ICW भी नापा यानी इंडियन कस्टम वाटर भी नापा, वहां से ही उस बेस लाइन से ही हम इसको भी नापेंगे. और ये कितना होगा? ये 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन होगा. तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ कितना होता है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन. अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है भाई कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया कि कस्टम एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है उसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक एक्सटेंड कर दी है. अगर वहां पे आप जाते हैं और ड्रिल करते हैं ताकि आप मिनरल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ताकि जैसे कि पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस, इन सबको, तो वो एक्टिविटीज़ वहां तक परफॉर्म की जा सकती हैं, वो वैलिड मानी जाएंगी. तो इसलिए तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है सीबेड एंड सब सॉइल सब मरीन एरियाज. और ये कहाँ तक है? ये है 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया बियॉन्ड TWI बट अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, दैट इज सी, वाटर्स एंड एयर स्पेस ओवर द कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया. कहते हैं यहाँ पे जो सीबेड एंड सबसॉइल की बात कर रहे थे हमने कॉन्टिनेंटल सेल्फ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है एयर स्पेस एंड सी एंड वाटर्स ओवर एंड अबव द कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया. और ये भी कहां तक है? 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन. अभी जितना भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी वो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो और क्लियर हो जाएगा. ये देखिए क्या है? ये है लैंड. ये जो डॉटेड लाइंस हैं दीज आर 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द लैंड. और ये कौन सा होता है एरिया? ये होता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, TWI. तो ये है आपका 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन. और यहाँ देखिए आप, मैंने आपको बेस लाइन बोला कि जहाँ पे लोअर लेवल है वाटर का. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे लोअर लेवल है वाटर का, तो ये है आपका बेस लाइन. तो यहाँ से कितना? 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन. उसके बाद टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स के आगे, उससे अगर आप आगे जाएंगे तो 12 माइल्स तक क्या आएगा? 12 नॉटिकल माइल्स तक कंटिजियस जोन ऑफ इंडिया. यह है आपका कंटिजियस जोन ऑफ इंडिया, जो कि इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए. अगर कोई शिप यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट कर रही है तो यहाँ पे वो गुड्स कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे. और जब 200 नॉटिकल माइल यानी कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया. यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स कर सकते हैं. बस यहाँ तक इंडिया है. और इसके बाद हाई सीज यानी कि गहरा समुद्र, डीप सी बेड है. तो हमने क्या पढ़ा? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल्स. इंपॉर्टेंस क्या है उसका? इम्पोर्ट, डीम्ड इम्पोर्ट, व्हेन द शिप क्रॉसेज द TWI, यानी कि शिप अंदर आई TWI के तो डीम्ड इम्पोर्टेड. और शिप अगर TWI को क्रॉस कर गई तो एक्सपोर्ट कंप्लीट. 12 नॉटिकल माइल्स एडिशनल टू TWI यानी कि 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन वो होता है इंडियन कस्टम वाटर. और TWI से आगे के 12 नॉटिकल माइल्स वो होता है कंटिजियस जोन. और कंटिजियस जोन क्यों इंपॉर्टेंट है? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए. अगर कुछ भी यहाँ पे ऑफेंस कंटिजियस जोन में किया गया तो गुड्स क्या होंगे? कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे. फिर 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन जाएंगे तो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया. ये जरूरी है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स के लिए. और जब आप 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन जाएंगे तो कौन सा एरिया आएगा? हाई सी.
आई होप कि अब टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया यानी कि 12 नॉटिकल माइल, इंडियन कस्टम वाटर मतलब कि 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, कंटिजस जोन यानी कि 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एंड हाई सीज. आई थिंक दिस आर क्लियर. अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं. द कस्टम एक्ट एक्सटेंड्स टू. मैंने अभी आपको बताया कि जो कस्टम एक्ट है वो अब एप्लीकेबल कहाँ है? होल ऑफ इंडिया. और होल ऑफ इंडिया, इंडिया क्या? इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. अभी तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये सेंटेंस ही अबॉलिश हो गया, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है, तो वो भी अब इंडिया का पार्ट है. तो ये इस एक्ट के लिए तो अब ये क्या है? अब ये सेंटेंस गलत है. होल ऑफ इंडिया, हाँ सेंटेंस सही है, पार्शली सही है, क्योंकि इंडिया क्या इंक्लूड करती है? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया भी इंक्लूड करेगी. पॉइंट नंबर सी क्या है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. तो हाँ ये बिल्कुल सही है. फिर होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन कस्टम वाटर, इंडियन कस्टम वाटर नहीं, इंडिया की जो डेफिनेशन है उसमें इंडिया क्या है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, जो कस्टम एक्ट में डिफाइंड है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पॉइंट नंबर सी, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. इंडियन टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू. मैंने आपको बताया है कि जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है वो है 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन एंड इट इंक्लूड्स एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर. तो अब इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर ए देखिए. 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया. कोस्ट ऑफ इंडिया. फिर पॉइंट नंबर बी, 12 nautical mile from baseline of the coast of India and include any bay, gulf, harbor, creek और tidal river. मैंने आपको बताया कि इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स है 12 nautical mile from the baseline and include any bay, gulf, harbor, creek और tidal river. तो पॉइंट नंबर बी क्या है? एकदम सही है. पॉइंट नंबर सी क्या लिखते हैं? 18 nautical mile. तो ये तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है, तो वैसे ही गलत हो गया. पॉइंट नंबर डी क्या लिखा हुआ है? 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस ऑफ लाइन ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर. भाई 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया. सिर्फ कोस्ट ऑफ इंडिया नहीं, कोस्ट ऑफ इंडिया पे जो बेस लाइन डिफाइंड है, जहाँ पे लोअर लेवल ऑफ वाटर है उसको बेस लाइन कहते हैं, तो वो वहां से 12 नॉटिकल माइल काउंट होता है. तो सिर्फ कोस्ट ऑफ इंडिया से हमें मतलब नहीं है. तो यहाँ पे आंसर बी क्या है? आंसर इज बी, जो लिखा हुआ है 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर. थर्ड पॉइंट देखिए. द कस्टम एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू इंडियन कस्टम वाटर फॉर लेवी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कस्टम ड्यूटीज. नो. पॉइंट नंबर ए गलत है, क्योंकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज से कस्टम, इंडियन कस्टम वाटर का कोई लेना देना नहीं. वो तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कब कंप्लीट होगा, कब आएगा जाएगा, वो वहां पे डिफाइंड है, इंडियन कस्टम वाटर में नहीं है. तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. तो हाँ ये बिल्कुल सही है. इसका आंसर होगा फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि इसमें जो 12 नॉटिकल माइल एडिशनल टू TWI है वो है कंटीजियस जोन ऑफ इंडिया, जिसमें अगर कोई भी ऑफेंस होगा तो गुड्स क्या होंगे? कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे. इसीलिए इंडियन कस्टम वाटर जो है वो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए ही मेजर किया जाता है. तो आंसर क्या होगा? आंसर बी, फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड्स अप टू. इंडियन कस्टम वाटर क्या होता है? इंडियन कस्टम वाटर है 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन. पॉइंट नंबर ए देखिए. 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर की बात आएगी तो क्या होगा? वो होगा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ना कि इंडियन कस्टम वाटर. पॉइंट नंबर ए गलत.
12 nautical mile from the base and the coast of India and includes any bay, gulf, harbor, creek और tidal river। ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया की। ये भी गलत। पॉइंट नंबर सी देखिए, 24 nautical mile from the base line on the coast of India and include any bay, gulf, harbor, creek और tidal river। ये एकदम सही डेफिनेशन है, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन वो होता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, और उसके एडिशन यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स के एडिशन में 12 नॉटिकल माइल होता है कंटीजियस जोन। और जब हम टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया और कंटीजियस जोन दोनों को यानी कि 12 + 12 करते हैं तो हो जाता है 24 नॉटिकल माइल। कहाँ से? बेस लाइन से। तो 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस एंड द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर। ये है डेफिनेशन इंडियन कस्टम वाटर की, एंड दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो योर आंसर इज आंसर सी। द कस्टम एक्ट एंड टैरिफ एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू। मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कस्टम एक्ट और टैरिफ एक्ट है उसको एक्सटेंड किया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया। और पर्पस ये है कि वहाँ पे अगर आप चाहें तो मिनरल ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इंक्लूड की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहला आंसर क्या है। ए पॉइंट लिखते हैं कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। हाँ सही है, लेकिन ये पार्शियली सही है क्योंकि इसमें पर्पस डिफाइंड नहीं है। नोटिफाइड डेजिग्नेटेड एरिया इन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ भी वहाँ पे डिफाइंड नहीं है। वो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे एप्लीकेबल है, वहाँ कोई डेजिग्नेटेड एरिया की बात नहीं है। पॉइंट नंबर सी है notified designated area in the continental self and exclusive economic zone of India and whole of the continental self and exclusive economic zone of India for the limited purpose of prospecting for the extraction or production of mineral oils, including petroleum and natural gas in the continental shelf of India for the exclusive economic zone of India, and supply of any goods defined in Custom Act in connection with any activities referred to in 1। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट नंबर सी। 6 देखिए, कहते हैं गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड विद इन कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एंड ब्रॉट टू द मेन लैंड ऑफ इंडिया शैल। अभी इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? जो वो एक्सटेंड हो रही है, जो कस्टम एक्ट है वो हमारा एक्सटेंड हो रहा है कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया तक। अब अगर वहां तक कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो इंडिया का ही पार्ट है, वो वहां गुड्स बना और इंडिया में ही आ गया तो वो इम्पोर्ट माना नहीं जाएगा। इम्पोर्ट का मतलब होता है कि कंट्री के बाहर से किसी दूसरी कंट्री से गुड्स का आना कंट्री के अंदर, तो ये तो ना इम्पोर्ट हुआ ही नहीं। तो ये उन्होंने क्या लिखा है? गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड विद इन कॉन्टिनेंटल सेल्फ and exclusive economic zone of India and brought to the mainland of India shall be। तो पॉइंट नंबर क्या है? be regarded as imported good will not be liable to custom duty। पॉइंट नंबर बी, not regarded as import duty and will not be liable to custom duty। तो 200 नॉटिकल माइल्स तो वो तो इंडिया का पार्ट है, वहीं पे बना और इंडिया में ही रह गया, तो भाई वहाँ इम्पोर्ट तो हुआ नहीं तो कोई कस्टम ड्यूटी आएगी नहीं। तो ये आपका पॉइंट नंबर बी, नॉट रिगार्डेड एज इम्पोर्टेड गुड्स एंड विल नॉट लाइबल टू कस्टम ड्यूटी। 7 देखिए, एनी गुड्स ब्रॉट फ्रॉम कंट्री इनटू कॉन्टिनेंटल सेल्फ, विच कंट्री? फॉरेन कंट्री, एंड ब्रॉड कहाँ पे है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया विल। अब भाई बाहर से आ रहा है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ में आ रहा है, तो हम क्या मानेंगे? उसे इम्पोर्ट मानेंगे और उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर ए लिखा है बी ट्रीटेड एज इम्पोर्ट एंड हेंस लाइबल टू कस्टम ड्यूटी। पॉइंट नंबर बी है बी ट्रीटेड एज इम्पोर्ट एंड हेंस लाइबल टू कस्टम ड्यूटी। तो आंसर क्या होगा? आंसर ए, बी ट्रीटेड एज इम्पोर्ट एंड हेंस लाइबल टू कस्टम ड्यूटी। कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कौन कौन होंगे? 2 ऑफिसर्स होंगे, प्रॉपर ऑफिसर एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। व्हाट इज कन्वेंस? कन्वेंस यानी कि जिससे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो कौन कौन से कन्वेंस होंगे? वो हो सकते हैं वेजल, वेजल का मतलब है पानी का जहाज, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल।
मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो एयर, लैंड एंड सी तीनों ही रूट से हो सकता है। तो वेजल क्या होंगे, वेजल कन्वेंस क्या होगा, कन्वेंस होगा वेजल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल। ड्यूटीएबल गुड्स, ड्यूटीएबल यानी कि ड्यूटी प्लस पेबल, यानी पेबल का मतलब जिन पे ड्यूटी तो लगी पर अभी उनका वो ड्यूटी चुकानी बाकी है, यानी कि देनी बाकी है, वो होता है ड्यूटीएबल गुड्स। तो क्या है, इट मीन्स एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। ड्यूटी के लिए चार्जेबल है पर अभी ड्यूटी दी नहीं गई है, वो है ड्यूटीबल गुड्स। इट मीन्स एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। कोस्टल गुड्स, कोस्टल गुड्स का मतलब होता है कि अदर देन इम्पोर्टेड गुड्स। मान लीजिए कि पोरबंदर से चेन्नई के पोर्ट पे कोई गुड्स गया, तो वो तो बाहर का गुड्स है नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो तो हमारे देश का ही गुड्स है जो एक तट से दूसरे तट पे गया हुआ है। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कोस्टल गुड्स। कोस्ट का मतलब होता है तट। तो इट मीन्स अदर देन इम्पोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर। एक्सपोर्ट, मैंने बोला कि TWI से अगर शिप बाहर चली जाएगी तो एक्सपोर्ट कंप्लीट है। तो यही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, इट मीन्स टेकिंग आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस आउट ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ एक्सपोर्ट document in which exporter of any goods make entry of the goods to be exported. Same is presented to the proper officer where goods are exported by land. मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि दो तरीके के ऑफिसर होते हैं कस्टम डिपार्टमेंट, प्रॉपर ऑफिसर और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। प्रॉपर ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो कस्टम पोर्ट पे होता है। हमने इंपोर्ट करा तो हम अपना बिल ऑफ एंट्री, यानी कि हमारे पास क्या क्या गुड्स आए हैं, हम उसका पूरा लेखा जोखा लेके जाएंगे प्रॉपर ऑफिसर के पास। वो चेक करेगा, उसको सही लगेगा तो वो कहेगा कि ठीक है आप इसको अनलोड कर लीजिए गुड्स को। अब अगर हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा बिल ऑफ एक्सपोर्ट होगा, हम उसमें बताएंगे कि भाई हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम लेके जाएंगे प्रॉपर ऑफिसर के पास, उसको लगेगा हाँ ठीक है, तो वो क्लियरेंस के लिए ऑर्डर करेगा कि ठीक आप जहाज लेके जा सकते हैं। तो वो होता है प्रॉपर ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है कि अगर मुझे कोई मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर हुआ और मुझे लगता नहीं ये गलत है तो मैं अपील करूंगा, अपील करूंगा तो कोई ना कोई जो सुनेगा, कोई ना कोई जज होगा, तो ये जो जज होगा वो होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब देखिए बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स इन विच द एक्सपोर्टर ऑफ एनी गुड्स मेक एंट्री ऑफ द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड, सेम इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर वेयर गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय लैंड। Import General Manifest, Import Report. It is the manifest or report submitted to person in charge of vessel, aircraft, vehicle. This displays the inventory of all goods. जो भी वेजल एयरक्राफ्ट व्हीकल का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो पर्सन इंचार्ज है उसको हम देते हैं इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट, जिसमें जो गुड्स हैं जो उस वेजल एयरक्राफ्ट व्हीकल में लोडेड हैं उसकी पूरी डिटेल होती है। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो होता है वो वेजल और एयरक्राफ्ट के केस में होता है, और इंपोर्ट रिपोर्ट जो होती है वो होती है लैंड रूट्स से जो व्हीकल्स आते हैं उनका जो पर्सन इंचार्ज होगा उसको इंपोर्ट रिपोर्ट देंगे। जो वेजल एयरक्राफ्ट से जो पर्सन इंचार्ज होता है उनको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट देते हैं। और IGM और इंपोर्ट रिपोर्ट ये दोनों की दोनों एक ऐसी डिटेल्स होती हैं, ऐसी सूची होती है जिसमें हम जो गुड्स उनके व्हीकल में या वेजल या एयरक्राफ्ट में हमने लोड किए हुए हैं उसकी पूरी डिटेल होती है वहाँ पे। IGM इशू होता है वेजल एयरक्राफ्ट में और इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ लैंड रूट बाय व्हीकल्स। इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स का मतलब होता है कि जो गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आए वो इंपोर्टेड गुड्स हैं। प्रोहिबिटेड गुड्स, प्रोहिबिटेड गुड्स मतलब जिसको कस्टम एक्ट ने या किसी और कानून ने प्रोहिबिट किया हुआ कि आप इसको बाहर से इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो होता है प्रोहिबिटेड गुड्स। इंपोर्ट गुड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। अभी मैंने आपको बताया कि पर्सन इंचार्ज को जो वेजल एयरक्राफ्ट व्हीकल का होगा उसको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट देंगे। अभी पर्सन इंचार्ज होगा कौन,
वेसल के केस में द मास्टर, एयरक्राफ्ट के केस में द कमांडर और पायलट इन चार्ज, रेलवे ट्रेन में द कंडक्टर और द गार्ड, और एनी अदर कन्वेंस दैट इज द ड्राइवर. Foreign going vessel or aircraft. Foreign going vessel or aircraft is an aircraft which carries goods or passenger from one port or airport in India to a port or airport out of India. मतलब कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट है उसमें क्या है कि या तो यात्री जाते हैं या तो सामान जाता है, वो एक पोर्ट ऑफ इंडिया या एयरपोर्ट ऑफ इंडिया से वो उड़ान भरता है या लेके जाता है किसी दूसरे पोर्ट या एयरपोर्ट पे, यानी कि देश के बाहर. तो वो क्या है, वो फॉरेन गोइंग वेसल है. फॉरेन यानी कि बाहर जा रहा है, फॉरेन गोइंग वेसल है एयरक्राफ्ट. It is a vessel or aircraft which carries goods or passenger from one port or airport in India to a port or airport out of India. It includes the following also. A foreign naval vessel doing naval exercise in Indian waters. अगर इंडियन वाटर्स में कोई फॉरेन नेवल वेसल है, वो नेवल एक्सरसाइज कर रही है, तो उसे भी हम फॉरेन गोइंग वेसल मानेंगे. A vessel engaged in fishing or any other operation like drilling outside territorial water. Territorial waters के बाहर कोई भी वेसल अगर फिशिंग एक्टिविटी में या ड्रिलिंग ऑफ ऑयल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है तो उसे भी हम फॉरेन गोइंग वेसल मानेंगे. A vessel or aircraft going to a place outside India for whatsoever purpose. अगर कोई भी वेसल है वो इंडिया के बाहर जा रही है तो उसे हम क्या मानेंगे, फॉरेन गोइंग वेसल है एयरक्राफ्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं इसे एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ. इट इज अ वेसल और एयरक्राफ्ट विच कैरीज गुड्स और पैसेंजर फ्रॉम वन पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया टू अ पोर्ट और एयरपोर्ट आउट ऑफ इंडिया. इट इंक्लूड द फॉलोइंग ऑल्सो. अ फॉरेन नेवल वेसल डूइंग नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन वाटर्स, अ वेसल engaged in fishing or any other operation like oil drilling outside territorial water, a vessel aircraft going to a place outside India for whatever purpose. If you like the video, then please like and subscribe the channel. I have made an effort to simplify the concept which will be helpful to professional students. So please share this channel and this video so that it can have a wider reach. Please keep watching my videos. Thank you.